बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने राजनीति शास्त्र लिया हुआ है और जिनका कल पेपर है। तो कल की परीक्षा में अगर आपको जाना है तो आपको एक प्रकार से रिवीजन करना होगा आज। तो उसी रिवीजन क्लास के लिए मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ और आज का वीडियो निश्चित तौर पर आपको एक प्रकार से रिवाइज करवाएगा पूरा का पूरा पेपर आपका। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। हालांकि मॉडल पेपर इससे पहले हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों के आप जो है मेरे मॉडल पेपर देखिए और तीनों में जो पूछे गए प्रश्न हैं आप उनको देख लीजिएगा। सारे के सारे लगभग प्रश्न ऐसे होंगे जो कि परीक्षा में आए हुए होंगे मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप जो है तृतीय वर्ष का जो मैंने मॉडल पेपर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स यानी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इसको लेकर के मैंने 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 10 लघु उत्तरीय और जो है 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मॉडल पेपर सेट किया था। आप लोगों ने उसको देखा होगा निश्चित तौर पर। उसमें सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी बताए हमने, तो आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और कल पेपर है आपका, तो इसीलिए मैंने सोचा आपकी बहुत ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट थी कि सर जी बनाइए। तो बीए तृतीय वर्ष राजनीति शास्त्र के पेपर 3 के बारे में बात करेंगे आज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम आज की वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में देखेंगे और छोटे छोटे प्रश्न उत्तर होंगे जिनके माध्यम से हम पूरे के पूरे पेपर को या फिर पूरे के पूरे पेपर का रिवीजन जो है कर सकेंगे और आसानी समझेंगे। तो एक प्रकार से बोले तो महासंग्राम वीडियो जो है ये आपकी होगी। चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं बिना समय गवाए हुए, बड़े ही आसानी से, बड़े ही कम समय में हम आसानी से समझेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न ये पूछा गया था भाई, पहला प्रश्न था, अब बताने का प्रयास करें सभी लोग। पहला प्रश्न क्या था इसका? पहला प्रश्न यही था, आप देख लीजिएगा यहीं पर प्रश्न आपको दिया हुआ है। प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष कि जो है एक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, क्या वह एक विज्ञान है? अगर आपसे राजनीति विज्ञान की या अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की जो है नेचर पूछे यानी कि उसकी जो है प्रकृति के बारे में अगर पूछता है एग्जाम्स में, या पूछेगा आपके एग्जाम्स में कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान है, या आपसे पूछेगा कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति बताइए या उसका नेचर बताइए, पॉलिटिकल, या फिर आपसे अंग्रेजी में अगर बोले तो जिसको नेचर कहते हैं उसी को हिंदी में प्रकृति कहते हैं। तो अगर वो भी पूछेगा एग्जाम्स में तो आप इस उत्तर को लिखेंगे क्या? सबसे पहली बात जो है अधिकांश विद्वान जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विज्ञान मानते हैं और उन लोगों ने, जिन विद्वानों ने राजनीति मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान माना है, उन्होंने जो है मुख्य रूप से ये 6 जो है तत्वों का सहारा लिया है, उनको आधार बना करके राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्या कहा है? एक विज्ञान की कैटेगरी में रखा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? एक विज्ञान है। और विज्ञान क्या होता है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता पर जो विषय वस्तु आधारित होती है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जो है पद्धतियों का प्रयोग करके या फिर क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं जिसके कारण से इसको हम विज्ञान मानते हैं। किसको? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। तो आइए समझते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान है? तो अवश्य बिल्कुल है, बहुत सारे विद्वान मानते हैं। आप लिखेंगे पहला तत्व क्या बताया लोगों ने? पहला बताया कि भविष्यवाणी। चूंकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ये भविष्यवाणी करती है कि हाँ भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में ट्रेड कैसा होगा, भविष्य में राजनीति के में कैसे हेर फेर होगा। ये जो होता है कहीं ना कहीं पे कुछ समय के जो है पहले ही बता देता है कि हाँ ये चीज़ होने वाला है। या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप देखेंगे तो भविष्यवाणी करने की क्षमता या दक्षता हमेशा बनी रहती है। तो पहली बात, अगर कोई विषय वस्तु भविष्य के बारे में बता दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? वैज्ञानिक पद्धति पर है, यानी कि वैज्ञानिक जो है विज्ञान है, यानी कि विज्ञान की श्रेणी में वो आता है। ओके, दूसरी बात, इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध करने में प्रयोगशाला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो उसमें प्रैक्टिकल होते रहते हैं, यानी कि प्रयोगशाला होती है। तो वो प्रयोगशाला, चूंकि प्रयोगशाला जिस भी विषय वस्तु में, जैसे कि आप देखते नहीं जो है प्रैक्टिकल होता है, जैसे किसी में केमिस्ट्री में आप देखेंगे, फिजिक्स में देखेंगे, इसमें प्रैक्टिकल होते हैं, आपको पता ही होगा। तो प्रैक्टिकल जो होते हैं आप लोगों को पता होगा, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है। तो ये सब क्या है? एक विज्ञान है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब विज्ञान है कि नहीं है ना? तो इसी प्रकार से जिस भी विषय वस्तु में प्रयोगशाला होती है उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विज्ञान है। ओके, मतलब प्रयोगशाला का प्रयोग होता है इसलिए विज्ञान है। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की निष्पक्षता है, जो कि इसको एक वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित करती है, यानी कि वैज्ञानिकता इसकी सिद्ध करती है। क्या है निष्पक्षता? निष्पक्षता मतलब कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निष्पक्षता होती है, नहीं किसी भी पक्ष का पक्षपात नहीं किया जाता है, अर्थात निष्पक्ष तरीके से हर एक निर्णय और हर एक जो है नियम या कायदे जो होते हैं बनाए जाते हैं।
वहीं चौथी चीज़ क्या है, सार्वभौमिक नियम। सार्वभौमिक नियम मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल जो रूल होते हैं वो सभी पे समान होते हैं, ये चीज़ यानी कभी बदलते वगैरह नहीं ज़्यादा। ओके, वहीं पर पांचवी चीज़ है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति मतलब कि क्या, ऐसी विषय वस्तु जिस विषय वस्तु में वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से उस विषय वस्तु के बारे में कोई पाठक जानकारी प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, तो उस प्रकार की विषय वस्तु को हम क्या कहते हैं, उस प्रकार की विषय वस्तु को हम जो है कहते हैं कि इस पद्धति मतलब कि वो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा पढ़ी गई विषय वस्तु होती है। यानी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके जिस विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उस जो है शास्त्र या उस पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट को हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अगला आपका है कार्य और कारण, मतलब कि कार्य और कारण में संबंध, यानी कि कार्य क्या है और उसका कारण क्या है, इन दोनों में कार्य और कारण में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। तो ये 6 कारक ऐसे हैं जिसके कारण से राजनीति विज्ञान में जो एक प्रकार से राजनीति विज्ञान का एक खंड है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसको हम लोग विज्ञान मानते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका एक पहला प्रश्न क्लियर हुआ, मैंने विस्तार समझा दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा तो आपसे चाहे लिखित मतलब कि जो है अति लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, चाहे लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, चाहे दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा। अगर इन सभी बातों को आप जान जाएंगे तो आसानी से आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकेंगे। अगला प्रश्न, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कितनी विशेषताएं बतलाई हैं। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कितनी विशेषताएं बताई है। तो बात करें डेविड ईस्टन की, तो उन्होंने व्यवहारवाद की कितनी विशेषताएं बताई भाई, तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखेंगे 8 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं। पहली विशेषता है नियमितताएं। क्या, नियमितताएं। नियमित मतलब होता है कि लगातार। ओके, कंटिन्यूटी। ओके, दूसरी बात क्या होनी चाहिए व्यवहारवाद की, सत्यापन। क्या, सत्यापन होना चाहिए इसमें। तीसरी बात, तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए। ओके, व्यवहारवाद में। चौथी बात मतलब कि इसकी विशेषताएं क्या है, तकनीकी प्रयोग होता है जो है व्यवहारवाद में। और इसके अलावा प्रमाणीकरण भी व्यवहारवाद में है, और मूल्य भी होते हैं इसमें, व्यवस्थापन भी इसकी विशेषता है, विशुद्ध भी, क्योंकि व्यवहारवाद एक क्या है, विशुद्ध है, यानी कि शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये और समग्रता है किसमें, व्यवहारवाद में। तो इसीलिए जो है इसकी तमाम सारी विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की, तो नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य, व्यवस्थापन, विशुद्ध और समग्रता। ओके, ये 8 प्रकार की विशेषताएं हैं, और भी विशेषताएं हैं। अल्लाह देखिए, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समय। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, राजनीतिक व्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, हालांकि उत्तर आपके समक्ष लिखा हुआ है। तो राजनीतिक व्यवस्था जो पुस्तक है, इसको लिखने वाले विद्वान कौन से हैं। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था यानी कि दी पॉलिटिकल सिस्टम, अंग्रेजी में बोले तो इसका नाम क्या है, दी पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। तो इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान कौन से हैं, डेविड ईस्टन ही है। किसने लिखा है, डेविड ईस्टन ने लिखा है। इसका प्रकाशन जो होता है 1953 इन 1950 जो है 3 में डेविड ईस्टन की पुस्तक दी पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था का क्या होता है, प्रकाशन होता है। और खास करके दी पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक में समान व्यवस्था सिद्धांत के निर्माण का विचार जो है डेविड ईस्टन ने दिया है। तो किसके, आपसे पूछेगा कि समान व्यवस्था सिद्धांत का मतलब कि ये जान लीजिए, समान व्यवस्था का जो सिद्धांत है उसका निर्माण का जो विचार है डेविड ईस्टन ने, वो दी पॉलिटिकल सिस्टम नामक जो है पुस्तक में दी है, जिसका प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ था। ओके, आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके लिए कौन सा, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि आमंड ने मतलब राजनीतिक संरचना के कितने कार्य बताए हैं। आमंड और मोर ये दो विद्वान बड़े फेमस हैं, तो उसमें आमंड महोदय ने राजनीतिक संरचना के कितने कार्य बताए हैं। तो आमंड की अगर बात की जाए तो आमंड महोदय ने राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य रूप से 7 कार्य बताए हैं, जिसमें से 4 जो होते हैं वो अदा कार्य हैं, और बाकी 3 जो है वो प्रदा कार्य हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि अदा कार्य और प्रदा कार्य कौन कौन से यहाँ पर हैं। देखिए, पहला कार्य आपका कौन सा है, राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, ये है आपका अदा कार्य। दूसरा हित अभिव्यक्ति, तीसरा हित जो है समूहन, और चौथा कौन सा है, राजनीतिक जो है संचार। वहीं अगले देखिए प्रदा कार्य में आप नियम निर्णय देखेंगे, नियम प्रयुक्ति देखेंगे, और नियम अधिनिर्णय देखेंगे। तो ये 3 यहाँ पे हो गए, और बाकी 4 ऊपर के वो अदा कार्य में आते हैं, 3 प्रदा कार्य। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। क्या, राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती पहला कार्य जो है राजनीतिक व्यवस्था का। दूसरा कार्य हित अभिव्यक्ति, इसके अलावा हित समूहन, इसके अलावा राजनीतिक संचार, इसके अलावा नियम निर्णय, और इसके अलावा नियम प्रयुक्ति, या फिर इसके अलावा आप देखेंगे नियम अधिनिर्णय। तो इस प्रकार से 7 कार्य बताए किसने, आमंड ने, किसके, राजनीतिक संरचना की, राजनीतिक व्यवस्था की। ओके, अगला देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए भाई। आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बहुत सारी हैं, निम्न है देखिए। पहली विशेषता आधुनिक राज्य व्यवस्था की कि शांति की स्थापना करना, शांति की स्थापना करना, यह आधुनिक राज्य व्यवस्था की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या, कि विकास के मार्ग को खोलना, या दूसरी विशेषता है किसकी, आधुनिक राज्य व्यवस्था की, यानी कि विकास के मार्गों को खोला जाएगा।
तीसरी विशेषता क्या है, सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सामाजिक परिवर्तन, यानी कि सोशल चेंज पर हम लोग फोर्स करेंगे, बल देंगे। किसमें, आधुनिक राज्य व्यवस्था में। तो आधुनिक राज्य व्यवस्था में क्या क्या होगा, शांति की स्थापना राज्य करेगा, विकास मार्ग को खोलेगा राज्य, राज्य सामाजिक परिवर्तन पर बल देगा। इसके अलावा शक्ति का अध्ययन किया जाएगा, इसमें शक्ति का अध्ययन। ओके, वही पांचवी विशेषता है इसकी राजनीति मतलब आधुनिक राज्य व्यवस्था की पांचवी विशेषता क्या है, शक्ति एवं वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन जो है करवाया जाएगा। वही मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन होगा। इसके अलावा तकनीकी रूपों पर भी बल दिया जाएगा, आधुनिक या फिर दिया जाता है आधुनिक राज्य व्यवस्था में। तो ये सारे के सारे इसकी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं, फिर से सुनिए। शांति की स्थापना करना, विकास मार्ग को खोलना, सामाजिक परिवर्तन पर बल देना, शक्ति का अध्ययन, शक्ति एवं जो है वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन, इसके अलावा मानवीय व्यवहार का अध्ययन और तकनीकी रूपों पर बल देना। ये सब विशेषताएं रही किसकी, आधुनिक राज्य व्यवस्था की। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष छठवां नंबर प्रश्न दिखेगा। प्रश्न है कि मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने रूप बताए हैं। मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने रूप बताए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मैक्स वेबर जो थे उन्होंने शक्ति के कितने रूप बताए भाई, तो मैक्स वेबर ने शक्ति के मुख्य रूप से 3 रूप बतलाए हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में इन तीनों रूपों में से कोई रूप हमेशा दिखाई ही देता है। और ये 3 रूप जो हैं शक्ति के कौन कौन से हैं। पहली शक्ति होती है कानूनी या वैधानिक शक्ति। कानूनी मतलब यानी वैधानिक मतलब जो कि विधि के द्वारा बनाई गई है, संसद में जो है कानून पास करके बना हुआ है, तो वो कानूनी यानी वैधानिक शक्ति होती है। दूसरी शक्ति परंपरागत शक्ति, यानी कुछ ऐसी शक्ति। अच्छा, शक्ति के बारे में अगर बताएं तो जैसे मान लेते हैं कि आप कोई पुलिस हो, आप दरोगा हो, तो आपके पास पावर है। कौन सी पावर है आपके पास, कौन शक्ति है, तो कानूनी यानी वैधानिक शक्ति है। परंपरागत शक्ति किसके पास होती है, जैसे कि मान लेते हैं परंपरागत शक्ति कौन पाया, परंपरागत शक्ति राहुल गांधी पा गए मान लेते हैं, ठीक है, परंपरागत शक्ति। या फिर उनको छोड़ दो, उतना ज़्यादा उदाहरण सही नहीं बैठेगा इस पर, लेकिन फिर भी परंपरागत ही है। चूंकि अब कोई राजा है, उस राजा का लड़का हो गया तो परंपरागत शक्ति ही पा गया, क्योंकि वो राजा था उसका पिताजी और वो खुद पैदा हुआ राजा के यहाँ पे, तो वो प्रदत्त पा गया, मतलब कि खुद ही पा गया। तो ये परंपरागत शक्ति होती है। या परंपरागत शक्ति में आप और भी देख सकते हो उदाहरण, जैसे कि बात की जाए परंपरागत शक्ति में कि आप किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए या बड़े उच्च वर्ग में पैदा हो गए, तो वो एक प्रकार से क्या हो गई, आपकी प्रदत्त जो है परिस्थिति हो गई, जिसके निर्धारण में आपकी परंपरागत शक्ति के रूप में आपके पिताजी बहुत बड़े जो है क्या थे, मान लेते पंडित थे, और आप भी उनके यहाँ पर पैदा हुए, तो आपके मतलब जितने आपके पिताजी को पूजने वाले लोग हैं, वो आपको भी कहीं ना कहीं आप बड़े होंगे तो पूजेंगे। इस प्रकार चीज़ें हैं अगर आप वैसा कर्म करेंगे तो। ओके, तीसरी प्रकार की कौन शक्ति है, करिश्माई शक्ति, यानी चमत्कारिक, यानी कुछ ऐसी शक्ति होती है जो कि चमत्कारिक शक्ति यानी करिश्माई होती है। तो ये 3 प्रकार की शक्ति होती हैं, जिसको मैक्स वेबर महोदय ने बताया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कापलान का 6 व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण क्या है। तो कापलान महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए 6 प्रकार की व्यवस्थाओं का सुझाव दिया है, और वे व्यवस्थाएं जो हैं उन्हीं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई कापलान महोदय ने 6 व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के 6 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी 6 व्यवस्थाएं। पहली व्यवस्था है शक्ति संतुलन व्यवस्था। पहली संतुलन क्या है भाई, जब भी आप जो है क्या कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था अगर कायम रखना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, पहला कार्य क्या होगा, शक्ति संतुलन व्यवस्था बनी रहे। दूसरी बात, शिथिलीय द्विध्रुवीय व्यवस्था हो। इसके अलावा कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। इसके अलावा सार्वभौमिक राज्य व्यवस्था। ओके, पांचवा जो व्यवस्था का जो है एक प्रकार दिया था इन्होंने सुझाव, वो श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, और छठवीं जो है इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। तो ये 6 व्यवस्थाएं थीं जो कि किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था से। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से, पहला प्रकार है शक्ति संतुलन व्यवस्था, दूसरा शिथिलीय द्विध्रुवीय व्यवस्था, तीसरा कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, चौथा सार्वभौमिक राज्य व्यवस्था, पांचवा श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, छठवां इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। ओके, आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है संचार क्या है उसकी विशेषताएं बताइए। संचार क्या है उसकी विशेषताएं बताइए। संचार की अगर हम बात करें, संचार के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, संचार सूचनाओं एवं संदेशों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ओके, आइए देखते हैं, पहला विशेषता संचार की ये है कि संचार स्पष्ट होना चाहिए कि क्या संचार है। जैसे कि मैं अगर आपके लिए कोई जो है संचार दूं, या संचार के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं, संचार के साधन कौन कौन से, फ़ोन है, माइक है, ये सब आपके संचार के साधन है, आप देख रहे हो, तो ये चीज़ें क्या संचार के साधन है। अगर जो है हमारे संचार में जो मैं बता रहा हूँ ये स्पष्ट नहीं होगा तो आपके समझ में कैसे आएगा, तो ये चीज़ें हैं। तो संचार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात,
संदेश की भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। संदेश जब भी आप कोई भेजें, चाहे लिखित संदेश हो, चाहे वॉइस संदेश हो, तो आपका स्पष्ट भाषा जो हो, स्पष्ट हो, सरल हो, ताकि लोगों को समझ में आए। तीसरी बात, संचार संदेशों की एक श्रृंखला होती है। संदेशों की एक श्रृंखला क्या होती है? संचार होती है। चौथी विशेषता, द्विमार्गीय संचार श्रेष्ठ होता है। द्विमार्गीय संचार क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। एक तो बोल करके, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, और एक मैं आपको बोल रहा हूँ, तो एक तो वॉइस में जा रहा है और आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये द्विमार्गीय संचार हो गया। ओके। अगला है संचार समय से होना चाहिए, मतलब संचार आपका समय से है। मान लेते हैं कल आपका पेपर है, तो आज आपको अगर ये वीडियो मिल जाएगी, तो एक प्रकार से ये है समय से हो गई। ओके। आगे देखते हैं भाई। 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, विदेश नीति के निर्धारण में क्या महत्वपूर्ण होता है? विदेश नीति के निर्धारण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो देखेंगे उत्तर, कि कोई भी देश प्रायः अपने देश की विदेश नीति को निर्धारित करते समय अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान देता है। देश का राष्ट्रीय हित सभी के लिए सर्वोच्च होता है, और इसीलिए इसकी अनदेखी कोई भी राज्य नहीं करता है। ओके, तो ये बात है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए किन साधनों को अपनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक्ति साधनों को बनाए रखने के लिए किन साधनों को अपनाया जाता है भाई? शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए निम्न साधनों को अपनाया जाता है। वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। अगर शक्ति संसाधन को आपको बनाए रखना है, सबसे पहली बात गुटबंदी जरूरी है। क्या गुटबंदी होगी तो शक्ति संसाधन बने रहेंगे। दूसरी बात है हस्तक्षेप। ओके, क्या शक्ति संतुलन को बनाए रखने में हस्तक्षेप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वही तीसरी बात है क्षतिपूर्ति। अगर कोई चीज़ जो है क्षति होती किसी भी चीज़ की, तो उसकी पूर्ति भी हो, तभी शक्ति संतुलन बना रहेगा। तीसरी बात है बफर राज्य। और चौथी बात कौन सी है? मैत्री संध्या भी होती रही। और छठवीं बात है शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण की भी यहाँ पर जो है अवधारणा कहीं ना कहीं पे दिखाई पड़े, तो शक्ति संतुलन को हम बनाए रखने में ये सहायक जो है, ये साधन जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है, किसी राज्य को प्रभावशाली बनाने में किन किन तत्वों का योगदान होता है? प्रश्न क्या है कि किसी राज्य को प्रभावशाली या फिर शक्तिशाली बनाने में किन किन तत्वों का योगदान होता है? तो कोई राज्य कैसे शक्तिशाली बनेगा, कौन कौन से तत्व अगर उसमें होंगे तो वो प्रभावशाली या फिर शक्तिशाली बनेगा? तो पहली बात तो भाई, उसकी अगर भौगोलिक स्थिति ठीक ठाक है तो वो सर्वशक्तिशाली, मतलब कि शक्तिशाली राज्य बनेगा। ठीक। दूसरी बात है राज्य का आकार अगर बड़ा होगा, या फिर जिस प्रकार से आकार होगा उसी हिसाब से उसकी शक्ति निर्धारित होगी। तीसरी बात है प्राकृतिक संसाधन अगर उसके पास ज़्यादा है तो शक्तिशाली जो है एक प्रकार से कहलाएगा। तीसरी चौथी बात, जनसंख्या कैसी है वहाँ की, उसके हिसाब से जो है होता है। तीसरी बात, पांचवी बात है औद्योगिक क्षमता उस राज्य की कैसी है, तो वो शक्ति जो है शाली बनने में जो है इन सभी तत्वों का योगदान होता है। छठवां तत्व है तकनीकी ज्ञान कितना है उस देश के पास, सैनिक तत्परता कितनी है उस देश के पास, विचारधारा उस देश की कैसी है, ये सभी कहीं ना कहीं पे। इसके अलावा राष्ट्र का नेतृत्व वहाँ पर कौन कर रहा है, इसके अलावा कूटनीतिक क्षमता कैसी है उनकी, यानी स्ट्रेटेजिक जो एक प्रकार से पावर है उनकी वो क्या है। तो जब इन सभी तत्वों को हम देखेंगे तो ये सभी कहीं ना कहीं पे ये भी किसी राज्य को शक्तिशाली बनाने में ये तमाम सारे तत्व जो हैं ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? भौगोलिक स्थिति, राज्य का आकार, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, औद्योगिक क्षमता, तकनीकी ज्ञान, सैनिक तत्परता, विचारधारा, राष्ट्र का नेतृत्व एवं कूटनीतिक योग्यता, मतलब सॉरी योग्यता क्षमता। ओके। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की अमेरिका के विरुद्ध क्या शिकायत थी? शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की अमेरिका के विरुद्ध क्या शिकायत थी भाई? तो अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शिकायत ने शीत युद्ध को जन्म दिया, और इसकी ये शिकायतें थी। कौन कौन शिकायतें थी, आइए देखते हैं। पहली शिकायत ये थी कि द्वितीय मोर्चा खोले जाने में देरी होती है, इसीलिए जो है शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की अमेरिका के विरुद्ध ये शिकायत थी कि अमेरिका जो है इसमें मदद नहीं कर रहा है, द्वितीय मोर्चा खोले जाने की में देरी हो रही है। दूसरी बात, सोवियत संघ कहता है कि सोवियत संघ को अणु शक्ति की जानकारी नहीं दिया था अमेरिका ने, तो इसीलिए जो है ये शीत युद्ध चल रहा था। उसी के अलावा सोवियत संघ को मिलने वाली लैंड लीज सहायता बंद हो गई थी, इसके लिए भी शीत युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। और उसके अलावा अमेरिका द्वारा साम्यवाद विरोधी प्रचार, अमेरिका चूंकि पूंजीवादी समर्थक रहा देश, और जो रूस रूस रहा है ये समाजवादी सॉरी साम्यवादी रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि साम्यवादी विचारधारा जो है उसको कहीं ना कहीं पे दाबने का प्रयास अमेरिका उस समय कर रहा था। और इसी बात को लेकर के रूस जो है कहीं ना कहीं पे बुरा लगता है रूस को, चूंकि रूस की विचारधारा ही साम्यवादी रही है। और इसी को देखते हुए आप देखेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो ना तो रूस के तरफ फेवर में गई और ना ही अमेरिका के फेवर में गई। तो किस में के फेवर में है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने यहाँ की है, यानी कि जो है यहाँ पर जो है साम्य और पूंजी दोनों प्रकार के, यानी कि जो पूंजीवादी देश वे होते हैं जहाँ पर जो है बस वगैरह ये सब सरकारी चलते हैं। पूंजीवाद में केवल प्राइवेट सेक्टर होता है, हर चीज़ में प्राइवेट सेक्टर। और जो है साम्यवाद में आप देखेंगे हर क्षेत्र में सरकारी, लेकिन जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर आप देखेंगे तो सरकारी बस भी चलेंगे, प्राइवेट बस भी चलेंगे। ओके, जैसे इंडिया। ओके। अगला, पाश्चात्य देशों द्वारा जो है अपर्याप्त सहायता देना, कहीं ना कहीं पे ये भी,
तो पाश्चात्य देश जो थे वो रूस को अपर्याप्त सहायता दे रहे थे। तो इसकी ये तमाम सारे कारण थे और इसी बात को लेकर के अमेरिका से शिकायत करी, सोवियत संघ की शिकायत जो है अमेरिका में की गई, मतलब अमेरिका के विरुद्ध किया सोवियत संघ ने। इसीलिए शीत युद्ध जो है कहीं न कहीं पे जन्म लेता। शीत युद्ध मतलब कि आमने-सामने कभी रूस और अमेरिका लड़े नहीं, लेकिन जो है अगर अमेरिका का समर्थक कोई देश है और रूस के अगल-बगल है तो उसको रूस मारता था, और रूस का कोई समर्थक है अमेरिका के अगल-बगल तो उसको मारता था। तो इस प्रकार से यही सब होता था। ओके, मतलब खुल कर के आमने-सामने नहीं आते थे, बस जो है वैसे। अगला प्रश्न, जिसकी रूस मदद करता था उसकी अमेरिका नहीं करता था, जिसकी अमेरिका करता था उसकी रूस नहीं करता था, इस प्रकार से। 13वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 13वां नंबर प्रश्न है कि परमाणु संपन्न देश कौन है? तो परमाणु संपन्न देश तो विश्व के 5 परमाणु संपन्न राज्य हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, सोवियत संघ हो गया, यानी कि अमेरिका समझ ही रहे हो, ब्रिटेन समझ रहे हो यानी कि इंग्लैंड वगैरह, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरी कौन, सोवियत संघ यानी कि रूस, तीसरा चीन, मतलब कि चौथा चीन, और पांचवा कौन सा है, फ्रांस आपका। तो ये सब क्या है? ये सब आपके जो है परमाणु संपन्न देश हैं। इन्हें P5 के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया को भी परमाणु संपन्न माना जा रहा है, और इन सभी ने अपने यहाँ पर परमाणु यानी अणु बम बना करके उसका परीक्षण भी कर लिया है। 5 परमाणु संपन्न देशों ने दूसरे के द्वारा परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन फिर भी उत्तरी कोरिया द्वारा समय समय पर 3 बार परमाणु परीक्षण कर दिया गया है, और इसको रोकने का एक प्रकार से किसी ने जो है हिम्मत भी नहीं ठानी, और उसने किया भी। ओके, और भारत जब कर रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा अड़चन ला रहे थे सभी लोग, लेकिन भारत ने छुप छुपा करके कर लिया। और अब एक प्रकार सीना अगर नहीं करता तो आज बहुत ज़्यादा दबा लेते चीन ऊन मिल करके। अगला प्रश्न आपके समझ, शीत युद्ध के प्रमुख साधन बताइए। शीत युद्ध के प्रमुख साधन कौन कौन से? भाई शीत युद्ध के प्रमुख साधन निम्न हैं, तमाम सारे, जैसे कि पहला प्रचार, दूसरा शक्ति का प्रदर्शन करते थे। पहली बात क्या, अपना प्रचार करते थे लोग, और दूसरी बात शक्ति का प्रदर्शन एक दूसरे के प्रति करते थे, मतलब कि और कमज़ोर राज्यों को आर्थिक सहायता देते थे, और जासूसी करते थे ये लोग, और कूटनीति करते थे। ये सब शीत युद्ध के क्या हैं, साधन है। इनके माध्यम से शीत युद्ध जो है अमेरिका और रूस के बीच हो रहा था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 15वां नंबर, सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि क्या है? तो अमेरिका और सोवियत संघ के विरुद्ध 1972 ईस्वी में सामरिक शस्त्र परिसीमन की संधि होती है, जिसकी अवधि 5 साल की रखी गई थी, और 1977 ईस्वी में यह अवधि समाप्त हो जाती है। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किए जाने से सामरिक शस्त्र परिसीमन का द्वितीय समझौता यानी साल्ट टू समय से नहीं हो सका, और एक दशक के बाद यानी कि 1991 यानी 1900 जो है 91 में दोनों देशों के मध्य में क्या होता है, ये संधि होती है। इस संधि को हम सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 16वां नंबर देखिएगा, तीसरी दुनिया के देशों की प्रमुख समस्या बताइए। तीसरी दुनिया के देश कौन कौन से हैं, आप समझते हैं ना। तो विकासशील देशों को हम लोग तीसरी दुनिया के देश के नाम से जानते हैं, यानी कि आप देखें जो भारत है तीसरी दुनिया का ही देश है, यानी कि एक दुनिया पहली दुनिया कौन सी हो गई, अमेरिका के साथ जो देश खड़े हैं, दूसरी रूस के साथ जो देश खड़े हैं वो जो है एक प्रकार से दूसरी दुनिया। अब तीसरी दुनिया का जो देश है आपका वो कौन सा होगा, आपका तीसरी दुनिया का जो देश होगा वो भारत के साथ जो खड़े हैं। ओके, तो विकासशील देशों को तीसरी दुनिया का देश माना जाता है, और इनकी प्रमुख समस्याएं हैं। पहली समस्या कि निर्यात पर आश्रित रहने की समस्या इनकी है। किस पर? निर्यात पर रहते हैं लोग, निर्यात पर आश्रित होने की समस्या। दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि की समस्या यहाँ पर है। तीसरी, राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर बनी रहती है। चौथी, भ्रष्टाचार की समस्या लगातार बनी रहती है। पांचवी चीज़ क्या है, सैन्य खर्च पर भी अधिक व्यय होता है जो है तीसरी दुनिया के देशों में। तो ये समस्याएं थी जो कि तीसरी दुनिया की थी, यानी कि भारत जैसे देशों की। आगे बात की जाए जो है 17वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि आज के समय में निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक हो गया है। आज के समय में निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक हो गया भाई? तो आज के समय में निशस्त्रीकरण आवश्यक हो गया है, इसके पीछे निम्न तथ्य छिपा हुआ है। ऐसे लिखेंगे, पहला तथ्य कौन सा है, शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक हो गया है। दूसरी बात, पुनर्निर्माण एवं आर्थिक कल्याण के लिए भी निशस्त्रीकरण यानी शस्त्र को त्याग देना, शस्त्र ना बनाना। ओके, ये पुनर्निर्माण एवं आर्थिक कल्याण के लिए भी निशस्त्रीकरण आवश्यक हो गया है। तीसरी बात है, समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी निशस्त्रीकरण आवश्यक है। वहीं अगला है, नैतिक वातावरण के निर्माण के लिए भी निशस्त्रीकरण आवश्यक है। इसके अलावा पांचवा है, आणविक संकट से बचने के लिए भी निशस्त्रीकरण आपका परम आवश्यक है। इसके अलावा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए आपका जो है जो एक प्रकार से क्या है, निशस्त्रीकरण वो बड़ा आवश्यक हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है 6 तथ्य हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले तरफ, और 18वें नंबर प्रश्न की देखते हैं हम। 18वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होता है, और अमेरिका सहित परमाणु संपन्न राष्ट्रों का कहना है कि दूसरे देशों द्वारा परमाणु परीक्षण पर बल लगाना
या फिर प्रतिबंध लगाना चाहिए। भारत सहित कोई अन्य देश परमाणु परीक्षण न करें। इसकी अवहेलना करते हुए भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए, जिसमें भारत का कहना है कि हमारे पास अणु बम है और हमने इसका परीक्षण भी कर लिया है, लेकिन हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, दंगा फैलाने के लिए नहीं है। भारत ने ये बता दिया है। तो भारत का परमाणु सिद्धांत यही है। क्या सिद्धांत है कि हम जो है अगर मेरे ऊपर कोई हमला करेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन पहले हम हमला किसी के ऊपर नहीं करेंगे। ओके, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम रखते हैं। ठीक है, सर्वे भद्राण, आप तो पता होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ओके, ये आपने सुना होगा। ठीक, आगे देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद जो है उसमें कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, मतलब कितने प्रकार के सदस्य होते हैं भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो एक अस्थायी सदस्य होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? अस्थायी। अस्थायी यानी कि जो हमेशा बने रहते हैं। अस्थायी मतलब कि जिनकी एक प्रकार से मतलब जो नहीं सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं कौन कौन से हैं? पहला अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है रूस, चौथा है फ्रांस और पाँचवा है आपका चीन। देखिए, चीन को नहीं बुलाया गया था इसका सदस्य बनने के लिए, बुलाया गया था भारत को। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम से यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। चीन को नहीं बुलाया गया था, लेकिन भारत को उस समय बुलाया गया था। भारत उभरती शक्ति थी उस समय, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई, और उन्होंने ये कहते हुए चीन को भेज दिया कि ये अब जो है भाई हैं, चले जाओ, तुम भी चले जाओ। तो वहाँ पर गए तो अस्थायी सदस्य चीन बन गया। और आज के डेट में जब भारत अस्थायी सदस्य बनना चाह रहा है तो चाइना ही वीटो पावर का प्रयोग करता है। इसमें से अगर कोई भी मामला हो दुनिया का, अगर 4 देश जो है उसको कहते हैं कि हाँ ये मामला सुलझ जाएगा, इसको इस ऐसे विचार हैं, लेकिन अगर एक भी देश कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वीटो पावर है हर देश के पास। ओके, इसके अतिरिक्त जो 10 अस्थायी मतलब कि 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल केवल 2 साल का होता है। इसमें 5 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष समाप्त हो जाता है और उनके स्थान पर नए 10 सदस्य आ जाते हैं। और इन अस्थायी सदस्यों का क्षेत्रीय वितरण जो होता है किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको समझ जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए वितरण क्या है कि अफ्रीका एशिया से 5 देश हैं, लैटिन अमेरिका से 2 देश हैं और पश्चिमी यूरोप व अन्य जगहों से 2 देश हैं, पूर्वी यूरोपियन से 1 सदस्य हैं। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 15 है। तो कुल मिलाकर के 15 सदस्य संख्या है, जिनमें से 5 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं और जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। ओके, बात ध्यान रखिएगा। तो ये समझ में आ गई आपको बातें। आगे हम समझते हैं 20वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है। 20वां नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय संगठनों का महत्व क्यों बढ़ रहा है। ओके, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। ओके, तो क्षेत्रीय संगठनों का महत्व क्यों बढ़ रहा है? बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका एवं संख्या दिन रात बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कई कारण है या कई कारण उत्तरदायी है। पहला कारण कौन सा है? पहला कारण है कि क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता को बढ़ना। मतलब जब क्षेत्रीय सहयोग बढ़ता है या एकता को जो है बढ़ता है, एकता बढ़ती तो इसके कारण से क्या होता है? क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ रहा है और एकता भी बढ़ रही है। ओके, दूसरा कारण ये है कि बाहरी हस्तक्षेप का मुकाबला करना। जब भी हम बाहरी हस्तक्षेप का मुकाबला करते हैं तो क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बढ़ता है। वहीं अगला क्षेत्रीय समस्याओं को का हल खोजना, क्षेत्रीय संगठन ये सब करते हैं। इसी के कारण से क्या होता है? इनकी भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के कार्यों को सुगम बनाना भी जो है क्षेत्रीय संगठन जो होते हैं उनका कार्य होता है, इसीलिए इसकी भूमिका आजकल बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 5वां जो कारण है क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाना, ये भी कहीं ना कहीं पे क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा ही संभव होता है। तो इसके कारण से भी इसका महत्व आज वर्तमान में प्रासंगिक है। तो इस प्रकार से 5 कारण थे जो कि क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका में दिन रात जो है एक प्रकार से महत्व को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपके समझ में आया। आगे देखते हैं 21वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 21वां नंबर प्रश्न क्या है? 21वां नंबर प्रश्न है कि दक्षेस या सार्क की भूमिका बताइए। दक्षेस या सार्क ये देश हैं भाई। दक्षेस या सार्क जो है ये देश है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्या है ये देश है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, ये बात ध्यान रखिए, क्या है? ये सब देश हैं। ओके, और देशों का संगठन है, दक्षिण एशियाई संगठन है। ओके, तो सार्क की भूमिका निम्न क्षेत्रों में देखी जा सकती है। किस किन क्षेत्रों में, आइए देखते हैं। आपसे पूछेगी छात्र जो है सार्क की भूमिका बताइए, भूमिका क्या है इसकी। तो पहली भूमिका ये है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्धता, इसमें पहली भूमिका ये है कि आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आर्थिक सहयोग पर एक दूसरे देश जो होंगे आर्थिक सहयोग देंगे एक दूसरे को। तीसरी बात इसमें कही है कि गरीबी को हटा दिया जाएगा, गरीबी उन्मूलन किया जाएगा। चौथी बात इन देशों का ये था कि कृषि क्षेत्र का विकास होगा। ओके, इसके अलावा 5वां क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका,
तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दक्षेस की भूमिका क्या है? पांचवी भूमिका ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका भी कहीं ना कहीं पे, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाने की बात कही गई। इसके अलावा इसकी भूमिका ये है कि बच्चों के कल्याण पर भी इस जो है दक्षेस सार्क बल देता है। इसके अलावा डाक तार व यातायात की भी सुविधा जो है कहीं ना कहीं पे हर देशों में होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं का विकास पर भी बल दे रहा है, इसकी ये भूमिका है। और नवी भूमिका इसकी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी विकास हो सके। तो इस प्रकार से इसकी बड़ी जो है महती भूमिका है और दक्षेस सार्क जो है लगातार जो है अच्छे कार्य कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, गुट निरपेक्ष की स्थापना में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है? तो गुट निरपेक्ष की स्थापना दोनों महाशक्तियों यानी कि अमेरिका और रूस यानी सोवियत संघ, सोवियत संघ जो है इसमें 15 देशों का संगठन है और मतलब संगठन था। लेकिन 1991 में 1991 में क्या हुआ है कि ये संगठन जो है टूट गया है। ओके, तो अब जो है ये रूस बन गया। तो पहले सोवियत संघ था। ओके, तो सोवियत संघ से और अमेरिका, ये दो महाशक्तियां हैं। गुट निरपेक्ष की स्थापना इसीलिए हुई कि दोनों शक्तियां जो थी ये एक तो पूंजीवाद का समर्थन कर रही थी और एक जो है साम्यवाद का। तो इससे समान दूरी बनाए रखते हुए अलग रहने के लिए गुट निरपेक्ष की स्थापना की गई कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। उस समय दुनिया दो भागों में बटी थी, एक तो पूंजीवाद और एक जो है साम्यवाद, यानी कि एक पहली दुनिया और एक दूसरी दुनिया। तो एक तीसरी दुनिया देश नेहरू जी के नेतृत्व में और देश सम्मिलित हुए इसके साथ। तो उसमें क्या हुआ कि इसीलिए क्या हुआ, इसे निर्गुट अर्थात गुट में नहीं रखा गया है, इसीलिए इसका नाम गुट निरपेक्ष, यानी कि हम किसी गुट में। नेहरू जी से पूछा गया कि आप किसके साथ हो, अमेरिका के, रूस की? तो उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं खुद में एक जो है महाशक्ति हूँ। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्थापना में क्या हुआ कि 3 नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कौन कौन से नेता? पहले थे भारत के प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे थे मिस्र के जो उस समय थे कर्नल नासिर, और तीसरे व्यक्ति थे यूगोस्लाविया के जो है मार्शल टीटो। ये 3 व्यक्ति थे। भारत के कौन थे? भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो थे। मिस्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कर्नल नासिर, वो थे। और यूगोस्लाविया जो देश है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे मार्शल टीटो। इन तीनों ने मिलकर के एक नीति बनाई, यानी कि इनके तीनों के द्वारा तटस्थ नीति की जो है एक प्रकार से अपनाई जाती है। और स्थापना के लिए इसकी सदस्य संख्या उस समय जब स्थापना हुई थी तब 25 देश जो है इनके साथ थे। और आज गुट निरपेक्ष जो एक प्रकार से देशों का एक प्रकार संगठन है, उसमें लगभग जो है 119 देशों का एक प्रकार से संगठन हो चुका है गुट निरपेक्ष। तो आप सोचो कि कितना जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, उस समय केवल दुनिया 2 देशों में बटी हुई थी, मतलब कि 2 महाशक्तियों में बटी हुई थी, एक तो अमेरिका और एक रूस में। ओके, कुछ देश रूस के पलड़े में थे, कुछ देश जो थे अमेरिका के जो है फेवर में थे। और उन सभी में से कहीं ना कहीं पे कुछ देश ऐसे थे जो कि इधर मतलब किसी के फेवर में नहीं थे, उनको नेहरू जी ने, और इसके 3 नाम मैंने कर्नल नासिर और जो है मार्शल टीटो, इन तीनों ने मिलकर के एक संगठन किया और उस संगठन के माध्यम से 25 देश उस समय उनके साथ थे और एक जो है निरपेक्ष मतलब कि गुट निरपेक्ष की स्थापना करी गई। ओके, अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, तनाव शिथिलता की प्रमुख घटनाएं बताइए। तनाव शिथिलता की प्रमुख घटनाएं तमाम सारी, जैसे कि पहली बात है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। ओके, परमाणु शिथिलता तनाव शिथिलता, तनाव शिथिलता माने जब तनाव में शिथिलता आई, थोड़ी सी शिथिल हुआ तनाव, यानी एक देशों के बीच और दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो तनाव था उन तनाव में क्या आई, कमी आई, शिथिलता आई। तो वो एक प्रकार से वही पूछ रहा कि कब कब हुई। तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध जब संधि लगी हुई 1963 में, तब क्या हुआ, तनाव में शिथिलता थोड़ी बहुत आई। दूसरा, हार्ट लाइन जब समझौता होता है 1963 ईस्वी में ही, तो भी तनाव में शिथिलता आती है। अगर तीसरी बात यह कि परमाणु अस्त्र प्रसार निषेध संधि आई थी, कब आई थी, 1968 में आई थी, तब भी तनाव में शिथिलता देखी जाती है। और इसके अलावा मास्को बोन का जब समझौता, मास्को बोन समझौता होता है 1970 ईस्वी में, तब भी क्या होता है, तब भी तनाव में शिथिलता आती है। इसके अलावा बर्लिन समझौते यानी कि 1971 ईस्वी में जो हुआ था बर्लिन समझौता, इसमें भी क्या हुआ है, तनाव में शिथिलता आई है देशों के बीच में। दो देश आपस में एक प्रकार से, अलग अलग देश जो हैं एक दूसरे को सहयोग देने में तत्पर हुए हैं। इसके अलावा 2 जर्मन राज्यों के मध्य समझौता होता है 1990 मतलब कि 1972 में, 1972 ईस्वी में, इसके द्वारा भी कहीं ना कहीं तनाव में शिथिलता आती है। 7वां है कोरिया समझौता 1972 में हुआ, इसके द्वारा भी तनाव में शिथिलता आती है। इसके अलावा मास्को शिखर वार्ता होती है 1972 में, इसके द्वारा भी शांति का माहौल थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो है शस्त्र मतलब कि जो है सामरिक शस्त्र परिसीमन समझौता होता है
1972 में यानी कि 1972 ईस्वी में सामरिक शस्त्र परिसीमन समझौता, इसके द्वारा भी जो है तनाव में शिथिलता होती दिखाई पड़ती है। इसके अलावा 10वां है यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, इसके अलावा जो है व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन, इसके अलावा अपोलो सोयुज का अंतरिक्ष में मिलन, ये सब कहीं न कहीं पे तनाव में शिथिलता के एक प्रकार से क्या है, तनाव में शिथिलता की घटनाएं हैं, जिन घटनाओं के माध्यम से तनाव दो देशों के बीच में कम हुआ, यानी कि तनाव में शिथिलता दिखाई पड़ी। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि उत्तर दक्षिण संवाद क्या है। उत्तर दक्षिण संवाद क्या है भाई, तो उत्तरी गोलार्ध में विकसित और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित विकासशील जो देश हैं उन देशों की आपसी संबंधों को उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो विकसित देश हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो विकासशील देश हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों के बीच में और उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों के बीच में, उनके बीच में आपसी समझौते को उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। और दुनिया के सभी जो है विकसित देश उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित हैं और साम्यवादी देशों को इनमें शामिल नहीं किया जाता है। तो साम्यवादी देश जो हैं यानी कि जो रूस वगैरह हैं या फिर जो भी साम्यवादी हैं उसमें शामिल नहीं किए जाते हैं, जो पूंजीवादी देश हैं वो शामिल इसमें किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। वहीं आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपके समक्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए। 25 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए। ओपन हीम महोदय कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा, विधि माने कानून, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल जो लॉ होता है उसकी परिभाषा को देते हुए ओपन हीम महोदय कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन आदि जन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों के बंधन मतलब कि व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। क्या बताया कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन आदिजन्य या परंपरागत जो नियम होते हैं उनके समूह होते हैं या उनके समूह के नाम को हम कहते हैं जिन्हें क्या होता है, जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। ओके, इसके अलावा जे.एल. ब्रायरली महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं, जे.एल. ब्रायरली महोदय कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह होता है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। तो ये भी एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है परिभाषा रही है। ये परिभाषा आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकती है। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोत क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोत क्या है भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी कि कानून के कई सारे स्रोत हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं किसके द्वारा बनते हैं, फिर कहाँ से जो है बनाए जाते हैं, किस चीज़ को आधार में रख करके बनाया जाता है। पहली चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय जो अभी समय होते हैं यानी कि समय समय पर जो नियम वगैरह आते हैं, समय समय पर जो भी चेंजेस होते हैं यूनिवर्सल यानी कि पूरे के पूरे मतलब कि यूनिवर्स में, उन सभी के माध्यम से यानी कि जो अभी समय होते हैं उनके माध्यम से, या फिर जो कहावतें या फिर एक प्रकार से बोले तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ जो होती है वो चीज़ कहीं ना कहीं पे इंपॉर्टेंट होती है इसमें बनाने में, क्या बनाने में, नियम बनने में। अंतर्राष्ट्रीय विधि का पहला स्रोत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। दूसरा स्रोत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं जो होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय विधि बनाने में सहायता मिलती है। तीसरी बात है सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम जो होते हैं, तो सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य जो नियम होते हैं इनके द्वारा भी कहीं ना कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय विधि बनाने में हमको सहायता प्रदान हो मिलती है। इसके अलावा न्यायाधिकरणों एवं न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं यानी कि न्यायालय में जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णय के द्वारा भी कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा केस आ गया जिस केस का अभी कोई जो है एक प्रकार से संविधान में वर्णित नहीं था कोई बात, तो उसके जो है जो न्यायालय में निर्णय हो जाएगा वही निर्णय जो होता है वो लिख जाएगा और कानून बन जाएगा। ओके, अगला है न्यायाधीशों तथा जो है भांस शिकारों की जो रचनाएं होती हैं उनसे, न्यायाधीशों की जो रचनाएं होती हैं उनसे भी कहीं ना कहीं पे हम लोग नियम वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों का निर्णय करने वाले जो तत्व होते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं पे हम ये जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोत में आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी है। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी नहीं है, यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को राज्य स्वीकार करेंगे यानी देश स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब भी बात राज्य की होती है पॉलिटिकल साइंस में खास करके, तो राज्य का मतलब यहाँ पर देश से लिया आता है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी नहीं है, चाहो तो मानो और चाहे तो ना मानो। बाध्यकारी ना होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं वो तमाम सारे कारणों से आवश्यक होते हैं हर एक देश के लिए। किन कारणों से मानना चाहिए आइए देखते हैं। पहला कारण क्या है कि अराजकता से बचना होगा,
तो जो है आप अंतर्राष्ट्रीय कानून मानें। दूसरी बात है विश्व शांति का आधार तैयार करना होगा, तो भी कहीं ना कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से ही होती है। इसके अलावा संघर्ष को सीमित करना हुआ तो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा। इसके अलावा आवश्यकताओं को पूरा करना हुआ तो भी अंतर्राष्ट्रीय जो है नियम जो होते हैं उनके द्वारा ही आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के देशों के। इसके अलावा आणविक और नरसंहार शस्त्रों में से सुरक्षा, इस पर भी कहीं ना कहीं पे जो यही होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून, यही कहीं ना कहीं पे मदद करता है। इसके अलावा युद्ध का न्यायपूर्ण संचालन करना हुआ तो भी यही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी नहीं होते हुए भी जो एक प्रकार से माने जाने योग्य होता है। 28वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि दक्षिण सहयोग क्या है। दक्षिण सहयोग क्या है भाई? दक्षिण सहयोग क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। दक्षिण सहयोग क्या होता है? दक्षिण सहयोग क्या है? दक्षिण गोलार्ध में सभी विकासशील देश स्थित है और दक्षिण सहयोग से तात्पर्य है कि विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग से। ओके, यानी कि दक्षिण के जो देश हैं वो एक प्रकार से जो विकासशील देश हैं वो आपस में एक दूसरे का क्या करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें। विकसित देशों की हठधर्मिता के कारण विकासशील देशों की ऋणग्रस्तता बढ़ती ही गई है और इसी गतिरोध के कारण दक्षिण के राष्ट्रों ने दक्षिण सहयोग का नारा बुलंद किया। दक्षिण सहयोग के मुख्य मंच यानी कि अंकटाड गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ग्रुप 77, ग्रुप 15, आसियान और सार्क, ये सब जो है शामिल हुए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आप देखिएगा 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि नई अंतर्राष्ट्रीय जो है अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार के संगठन की जो भूमिका है वो आपसे पूछ रहा है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, प्रश्न पूछ रहा है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है। विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका भाई? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका है और वह वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम बनाता है। अब कृषि को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें निम्न बातें शामिल की गई हैं। पहली कौन सी है आपकी? पहली है कि वस्तुओं में व्यापार के बहुपक्षीय समझौते, पहली बात। दूसरी बात कौन कौन शामिल है आपकी? दूसरी बात शामिल है सेवाओं के व्यापार का समझौता। तीसरी बात कौन सी है? बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यापार संबंधी समझौता। चौथा कौन सा है? विवादों के समाधान के नियमों और प्रक्रियाओं का समझौता। और पांचवा कौन शामिल है? व्यापार नीति पुनरावलोकन। तो ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी भूमिका है। उसमें ये तमाम सारी बातें, 5 बातें शामिल है। पहली, वस्तुओं में व्यापार के बहुपक्षीय समझौते। दूसरी, सेवाओं के व्यापार का समझौता। तीसरी, बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यापार संबंधी समझौता। चौथा, विवादों के समाधान के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का समझौता। और पांचवा, व्यापार नीति पुनरावलोकन। ओके, ये था आपका। आगे देखिए 30वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बताइए। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बताइए। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है ये आपसे पूछ रहा है एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसका। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न भूमिका निभाई गई है। पहली भूमिका, विदेशी सेनाओं को हटाना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। दूसरी, बर्लिन की समस्या का समाधान किया। फिलिस्तीन की समस्या का समाधान किया। कोरिया संकट का समाधान किया। कश्मीर समस्या को भी निपटारा नहीं कर पाए लेकिन किया कुछ ना कुछ। सुएज नहर के बारे में विवाद। इसके अलावा कांगो की समस्या हुई, साइप्रस की समस्या हुई और अरब इजराइल संघर्ष हुआ। दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद की समस्या हो गई। क्यूबा संकट का समाधान, ईरान युद्ध और खाड़ी संकट का समाधान। लेकिन इसमें समाधान ज़्यादा कि कम कर पाए हैं और बझा करके बहुत ज़्यादा रखा है। और कश्मीर की समस्या को तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही बझाया है। अमेरिका मिल करके ये सब क्या करते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई शांतिपूर्ण रहे, ताकि इनका औजार हथियार कैसे बिकेगा अगर ये लोग ऐसे करेंगे। तो ये लोग एक प्रकार से बस इनके पास वही चीज़ है ना, हथियार वगैरह बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका बताइए। तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है और उसका कार्य विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना होता है। हिंसा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए वह प्रयासरत रहता है। किसी राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा सख्त जो है कार्रवाई की चेतावनी दे सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो होते हैं उनके कार्य हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर प्रश्न है, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी कि CTBT जो है, इस समय बड़ी प्रॉब्लम है भाई, इसलिए मैंने सोच रहा वीडियो नहीं बना, पेपर 1 और पेपर 2 की भी वीडियो आपको दे देता,
लेकिन बहुत ज़्यादा यही दिक्कत है कि दिन में कुछ हो ही नहीं पाता, रात में भी कुछ नहीं हो पाता, बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। और इस समय टाइल्स वगैरह या फिर ये तमाम सारे कार्य घर में जो है सब इधर-उधर बोर्ड अलग पड़ा हुआ है और सारी चीज़ें मतलब व्यवस्थित नहीं है। रूम भी कोई खाली नहीं रहता, सब इधर का उधर सब पुस्तकें और सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाई, सारी गड़बड़ हो चुकी है। तो इसलिए थोड़ा-सा जो है रहता है, लेकिन फिर भी अभी देखिए क्या आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही होगी ये, ठीक है। चलिए बस एक आध दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। व्यापक प्रमाण परीक्षण निश्चित नहीं, तो मैं और अच्छे तरीके से व्यापक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता है इन सभी को, सीटी-बीटी वगैरह को खूब अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी आप थोड़ा-सा समझ लीजिए। यहाँ पर जो लिखा है इसको देख लीजिए। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है, जिसका प्रस्ताव अमेरिका और भारत सहित कुछ अन्य देशों ने 1993 ईस्वी में किया था। सन 1995 ईस्वी में भारत ने इस संधि का प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह संधि जो थी वह भेदभाव से पूर्ण थी। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया सहित अधिकांश देशों ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। संधि को प्रभावी बनाने के लिए उन 44 देशों की द्वारा पुष्टि मतलब इसकी पुष्टि करानी होगी, मतलब कि होनी है, जिसके पास परमाणु शस्त्र या परमाणु सामग्री है। और भारत का कहना है कि परमाणु राज्य संपन्न राज्य परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। जो परमाणु संपन्न राज्य हैं, जैसे बड़े बड़े राज्य हैं वो कर रहे हैं, बड़े बड़े देश, और हम हमारे ऊपर क्यों जो है एक प्रकार से मतलब कि हमको यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दो राय क्यों है। इसीलिए जो है भारत इस जो है समझौते को नहीं मान रहा है, बिल्कुल मानना भी नहीं चाहिए। अगला देखिए 33 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, निषेधाधिकार क्या है। यानी निषेधाधिकार की अगर बात की जाए, निषेधाधिकार से तात्पर्य किसी विषय पर हो रहे मतदान के विरोध में हो रहे मतदान में विरोध में मत देना होता है। निषेधाधिकार क्या होता है, किसी विषय पर अगर कोई मतदान हो रहा है तो उसमें विरोध मत अगर आप देते हैं तो वही निषेधाधिकार होता है। यह शक्ति सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है। यानी अगर भारत जो है अस्थायी सदस्य बनना चाह रहा है सुरक्षा परिषद का, और उसमें 4 देश कह रहे हैं कि हाँ बन जाओ, लेकिन चाइना क्या कर रहा है, नहीं बनने दे रहा, तो वो निषेधाधिकार उसका है, चाइना का, यानी उसका वीटो पावर है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सुरक्षा शक्ति जो है शक्ति सुरक्षा परिषद जो है इसका 5 अस्थायी सदस्य हैं, उनको प्राप्त है। ये अस्थायी सदस्य कौन कौन से, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 देश हैं ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। ओके, सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर इन 5 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अब मतदान के दौरान अस्थायी सदस्य द्वारा अनुपस्थित रहना वीटो या निषेधाधिकार नहीं माना जाता है। अमेरिका द्वारा वीटो का प्रयोग किए जाने से भारत के शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र सचिव मतलब जो महासचिव थे वो नहीं बन पाए थे। अमेरिका ने ही वीटो लगा दिया था, जिसके कारण से क्या हुआ था, भारत के जो शशि थरूर हैं वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नहीं बन पाए थे, नहीं तो महासचिव वो बनते, लेकिन जो है अमेरिका ने क्या कर दिया था, वीटो पावर अपना लगा दिया था और उनको नहीं बनने दिया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे निषेधाधिकार हो जाता है ये, और चाइना आप देख रहे हो अस्थायी सदस्य बनने से इनकार, मतलब कि एक प्रकार से उसको लेकर के जो है वीटो अपना लगा रहा है लगातार। तो यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र का भी जल्दी आपके समझ पेपर 3 का 1 लाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 अर्थशास्त्र नहीं इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर मैंने दे दिया ऑलरेडी, आपके समझ पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। आप सर्च करिएगा इकोनॉमिक्स बी थर्ड ईयर पेपर 1 शुक्ला स्टडी पॉइंट, और आपका आ जाएगा इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स बीए थर्ड ईयर पेपर 2 शुक्ला स्टडी पॉइंट, आपका वो भी आ जाएगा पेपर 2। पेपर 3 का ए वाला पोर्शन में दे दूंगा जिसका नाम क्या है क्वांटिटेटिव मेथड, और पेपर 2 भी दे दूंगा इसके बाद में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो जल्दी आपके समक्ष ये वीडियो आएगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी क्लास अभी होती है आपकी, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इस समय जो है डिस्टर्बेंस है, इसीलिए क्लास आपकी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहेंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको कुछ प्रश्नों से अवगत करा दिया है। इन प्रश्नों इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, ये आपका रिवीजन हो जाएगा। एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसमें। आपसे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय कोई भी प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे अगर इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा तो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।